मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। हाउ आर यू? आर यू फाइन? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं? चलिए, स्वस्थ रहना चाहिए बेटा। और स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विद्या निवास करती है। खूब खाओ, खूब पियो, खूब मस्त रहो और खूब मेहनत करके पढ़ो। राइट? देखो बेटा, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आमने सामने हो रहे हैं। और आज की कक्षा कहने के लिए तो 11वीं की कक्षा है, लेकिन ये 12वीं और 11वीं दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग नॉर्मलता पर चर्चा करेंगे। नॉर्मलता क्या होती है और इसको कैसे, इसका फार्मूला डिराइव करेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल पर चर्चा होगी। और नॉर्मलता में एक टॉपिक बेटा आता है तुल्यांकी भार, तो हम लोग तुल्यांकी भार निकालने पर भी चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आप इसकी चिंता मत करिए। एक वीडियो हो सकता है, 2 वीडियो हो सकता है, 3 वीडियो हो सकता है, लेकिन नॉर्मलता को खूब बेहतरीन ढंग से पढ़ते हुए, नोट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो बेटा, नॉर्मलता और मोलरता में मैं आपको डिफरेंस अगर क्रिएट करूं तो मोलरता में मैं आपको बताया था कि 1 लीटर विलियन में कितने मोल विलेय पदार्थ घुले हैं, विलेय पदार्थ के कितने ग्राम अणु घुले हैं। ग्राम अणु भार एक मोल को ही कहते हैं बेटा। और यहाँ क्या कहा जाएगा कि 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, वो उस विलियन की क्या होगी? नॉर्मलता होती है। नॉर्मलता को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। और इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो देखते हैं बेटा, पहले डेफिनेशन क्या है? किसी पदार्थ के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक क्या होगा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ये क्या है? नॉर्मलता की परिभाषा है। डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी। डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी। अब यहां जरा ध्यान दो, ये इसका फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे? तो क्या होगा? यहां देखो, फार्मूला के लिए नॉर्मलता बराबर क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे क्या होगा? विलियन लीटर में। विलियन किस में होगा? लीटर में।
बिलियन लीटर में। अब देखो बेटा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे, पदार्थ की मात्रा जो ग्राम में लिया गया है उसमें उसके तुल्यांकी भाग से भाग दे देंगे, विलेय ग्राम में। अब बटे क्या होगा, यहां पर तुल्यांकी भार, किसका तुल्यांकी भार होगा बेटा, विलेय पदार्थ का, और यहां क्या होगा, बिलियन लीटर में, बिलियन लीटर में, राइट। फिर यहां जरा देखो, नॉर्मलता क्या हो जाएगा, अगर बिलियन मिलीलीटर में दिया रहेगा तो हम इसको लीटर में चेंज कर लेंगे 1000 से भाग दे करके, तो यहां क्या हो जाएगा, विलेय ग्राम में, विलेय ग्राम में बटे क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणे बिलियन मिलीलीटर में, बिलियन मिलीलीटर में, तो 1000 से भाग देकर के क्या बना लेंगे, लीटर बना लेंगे। अब ये ऊपर चला गया तो यहां क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर क्या होगा, विलेय ग्राम में, विलेय ग्राम में गुणे 1000। अब बटे क्या होगा, यहां देखो तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणे बिलियन मिलीलीटर में, बिलियन मिलीलीटर में। अब यहां जरा देखो नॉर्मलता, अब इस फार्मूले को सिंबल में डिनोट कर दो, तो सिंबल में क्या होगा, स्मॉल w 1000, इसका मात्रक कैपिटल N, और यहाँ क्या है, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ v क्या होगा, ml में। ये देखो बेटा, फार्मूला आपको मिल गया न्यूमेरिकल लगाने के लिए, इससे आप सवाल लगाने थे। अब आप जरा देखो, यहां क्या कहलाएगा, 1 ग्राम तुल्यांक भार, 1 ग्राम तुल्यांक भार क्या होगा, तो क्या कहेंगे, तुल्यांकी भार के बराबर, तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में मात्रा, तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में मात्रा। और अगर मान लीजिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होगा, यहां देखो विलेय क्या है, विलेय होगा ग्राम में, अब बटे तुल्यांकी भार, क्या होगा, तुल्यांकी भार, यानी स्मॉल w/e कैपिटल E, इससे आप क्या निकाल लेंगे, तुल्यांकों की संख्या। अब आप जरा यहां देखो, अगर आपको सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकालना है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकालना है, तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तनुता समीकरण बेटा है, इसको जानना आपको जरूरी है, तनुता समीकरण, तनुता समीकरण। तो यहां जो डाइल्यूशन का समीकरण वो क्या है, N1V1 = N2V2, इस पर भी आपके सवाल लगते हैं। एक जगह देखो क्या है बेटा, अगर मान लीजिए आयतन जो है मिलीलीटर में निकालना है, आयतन ml में निकालना है और बिलियन ग्राम में दिया है, तो यहां क्या होता है, बिलियन ग्राम में बटे क्या होगा, घनत्व, बटे घनत्व। तो मिलीलीटर में निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, मिलीलीटर में। एक फार्मूला और बेटा आपको यूज होता है, नॉर्मलता बटे मोलरता, नॉर्मलता बटे मोलरता, और इक्वल टू क्या होगा, अम्ल की क्षारकता,
अम्ल की क्षारकता व क्षार की अम्लता, क्षार की क्या होगी, अम्लता होगी। तो ये रहता है। तो इस तरह से जो है आप इनको जो है यूज करते हैं न्यूमेरिकल लगाने में, सवाल लगाने में। तो देखो बेटा, आप डिफिनीशन दे करके आप यहां तक फार्मूला कैलकुलेट कर दिए, तो अगर नॉर्मलता पूछा है 2 नंबर में तो उतने का काम हो जाएगा। लेकिन यहां देखने वाली बात क्या है, आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है कैपिटल ई, तुल्यांकी भार। कैसे तुल्यांकी भार निकाला जाएगा, तो तुल्यांकी भार अम्ल का भी निकाला जाता है, तुल्यांकी भार क्षार का भी निकाला जाता है, और तुल्यांकी भार लवण का भी निकाला जाता है। तो एक एक पर हमारी चर्चा चलेगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग तुल्यांकी भार निकलने के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम तुल्यांकी भार पर चर्चा करते हैं। देखो बेटा, तुल्यांकी भार निकालने का छोटा छोटा फार्मूला है, और आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, तत्वों का परमाणु भार। और अगर तत्वों का परमाणु भार नहीं मालूम है तो सवाल में भी कभी कभी तत्वों का परमाणु भार दिया रहता है, सवाल में ही कोष्टक में दे दिया रहेगा कि इसका परमाणु भार इतना है। और वैसे तो बेटा जो इम्पोर्टेंट है, बार बार यूज में आने वाले हैं, उनका आपको परमाणु भार याद ही कर डालना चाहिए। सवाल लगाते लगाते कुछ याद हो जाएगा और कुछ को आपको याद कर डालना चाहिए। तो यहां जरा देखो, सबसे पहले हम लोग किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तुल्यांकी भार। लेकिन तुल्यांकी भार हम किसका कैलकुलेट करेंगे, चारों का। तो पहला यहां पर क्या होगा, अम्लों का तुल्यांकी भार, अम्लों का तुल्यांकी भार, अम्लों का तुल्यांकी भार। यहां जरा देखो क्या कहा जाएगा, अम्लों के अनुभार में, यहां ध्यान दो बेटा, अम्लों के अनुभार में, अम्लों के अनुभार में अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता से भाग देने पर, भाग देने पर अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात होता है, ज्ञात होता है। अब यहां जरा देखो, फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, बराबर अम्ल का अणुभार बटे क्या होगा बेटा, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब बात यह होती है कि अम्ल की क्षारकता क्या है, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता ये क्या होगा बेटा, किसी अम्ल के अणु में, किसी अम्ल के अणु में, अम्ल के अणु में उपस्थित, अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन, विस्थापनीय हाइड्रोजन, विस्थापनीय हाइड्रोजन उससे
अम्ल की क्षारकता होती है, उस अम्ल की क्षारकता होती है, क्षारकता होती है। देखो बेटा, किसी अम्ल के अणु में वो हाइड्रोजन परमाणु जो किसी अभिक्रिया में विस्थापित होते हैं या विलयन में आयनित होकर के अलग होते हैं, वही हाइड्रोजन की संख्या उसकी क्षारकता कहलाती है। तो आइए कुछ अम्लों का हम नाम देख लेते हैं, कुछ अम्लों की क्षारकता देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है कुछ अम्लों की का तुल्यांकी भार हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और जो बाकी बचा रहेगा आप कैलकुलेट करेंगे। राइट कि नहीं कैलकुलेट करेंगे? अगर बेटा कसम खा करके बैठे हो कि हम नहीं कैलकुलेट करेंगे तो आप ये मान चलो कि केमिस्ट्री कठिन होती चली जाएगी, है कि नहीं? कोई बेटा रॉकेट साइंस नहीं है, ओनली हार्ड वर्क, आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, है ना? बाकी ये कहो कि कोई रॉकेट साइंस हो जल्दी से जल्दी तैयार कर लेने के लिए, ऐसा नहीं कुछ है कि नहीं? हाँ, ये होता है कि स्टूडेंट की अपनी स्टेमिना होती है, कुछ बच्चे 2 बार में पढ़ के समझ लेते हैं, कुछ बच्चे 3 बार पढ़ने में समझ लेते हैं, कुछ बच्चे 4 बार। आपको कितनी बार में समझ में आ रहा है उतनी बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, उतनी बार आपको पढ़ना पड़ेगा। हर बच्चे की बुद्धि लब्धता बेटा अलग अलग होती है। तो आप यहां जरा देखो, अम्लों में सबसे पहले HCl, तो यहां देखो ये अम्ल है और ये इसकी क्या है? क्षारकता है। क्या है? क्षारकता। तो यहां देखो एक ही हाइड्रोजन है, क्षारकता 1 होगी। यहां देखिए HNO2 है तो इसका भी 1 होगा, HNO3 है तो इसका भी 1 होगा। यहां देखो CH3COOH है तो इसका भी 1 होगा। फिर यहाँ देखो H2SO4 है तो इसका 2 होगा, H2CO3 है तो इसका भी 2 होगा, H2C2O4 है तो इसका भी 2 होगा, है ना? इसके साथ बेटा 2 अणु पानी भी होता है, 2 अणु पानी भी होता है। फिर यहाँ जरा देखो H3PO4 है तो इसका 3 होगा, और यहाँ देखो H3PO3 है तो इसका 2 होता है। अब आप कह रहे होंगे कि 3 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो दोनों में बराबर हाइड्रोजन, तो इसका कैसे 3 हो गया, इसका कैसे 2 हो गया? यहाँ देखो बेटा, इसमें पानी वाले हाइड्रोजन से नहीं मतलब है, केवल ये दोनों हाइड्रोजन आयनित होते हैं। इसमें देखो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, कितना हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, तो विस्थापित होने वाला हाइड्रोजन केवल ये है। अब आप जरा ध्यान दो, इस अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस अम्ल का नाम क्या है? नाइट्रस एसिड। इस अम्ल का नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और इसका नाम क्या है? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। और इसका नाम क्या है? फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। तो ये बेटा क्या है? अम्ल है, ये अम्ल की क्षारकता है और ये अम्ल का नाम है। बेटा नाम भी याद करना बहुत जरूरी होता है। अब आप देखो, यहाँ आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, जो ये कह रहे हैं कि इसमें 3 कैसे हो गया, इसमें 2 कैसे हो गया, जरा ध्यान दो बेटा। ये है POOH, ये OH और ये OH। ये कौन है बेटा? ये है फास्फोरिक एसिड,
कौन है? फास्फोरिक एसिड है। तो आप जरा देखो, इनके 3 हाइड्रोजन हैं और तीनों ऑक्सीजन से जुड़े हैं। तीनों किससे जुड़े हैं? ऑक्सीजन से। अब यहां जरा देखो, ये आयनित होता है तो क्या करता है? ये बनाता है PO4 नेगेटिव, PO4 नेगेटिव, और यहां से निकलता है 3H पॉजिटिव। तो देखो बेटा, 3H पॉजिटिव निकला तो इसकी क्षारकता क्या हो गई? 3। लेकिन आप यहां जरा देखो, फास्फोरस एसिड में क्या होता है? ये OH और एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा होता है। तो आप जरा ध्यान दो, इनमें क्या है? ये दोनों हाइड्रोजन तो विस्थापित होते हैं, ये हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होता। और आप परिभाषा क्या दिए हो? जितने हाइड्रोजन विस्थापित होंगे वही जो है उसकी क्षारकता में गिना जाएगा। तो यहां देखो, 2 हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2। पक्का? डिफिनीशन क्या है? किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होगा, किसी अभिक्रिया में वो हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, उसकी गणना हम क्षारकता में नहीं करते हैं। राइट? अब आप जरा देखो, इनके कुछ जो है हम तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर लेते हैं, अब बाकी जो बचा रहेगा उसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां जरा देख लो, 2-3 का मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं, बाकी आप कैलकुलेट करेंगे। और अगर उसके बाद जो है आप लोगों को, अगर वीडियो लंबा होगा तो बाकी बचा हुआ जो है अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे, लेकिन इसके न्यूमेरिकल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, पहला क्या है? यहां ध्यान दो, पहला न्यूमेरिकल है HCl का तुल्यांकी भार। तो क्या होगा यहां? HCl का अणु भार बटे क्या होगा? क्षारकता बटे क्या होगी? क्षारकता। तो यहां देखो, H प्लस Cl और 1, तो H का कितना होता है? 1 होता है। इसका कितना होता है? 35.5 होता है बटे 1। तो ये हो गया 36.5 बटे 1 बराबर 36.5। तो यहां क्या होगा? HCl का 1 ग्राम तुल्यांक, HCl का 1 ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होगा? तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में ली गई मात्रा, इतना ग्राम होगा। वहीं आप दूसरा एग्जांपल देख लो, H2SO4 का तुल्यांकी भार। तो क्या होगा यहां पर? H2SO4 का अणु भार क्या होगा? अणु भार। अब यहां देखो, इसकी क्या होगी? क्षारकता। यहां देखो, 2 × H धन S धन O × 4। अब कै हाइड्रोजन है? 2। तो यहां देखिए, 2 × 1 और सल्फर का होता है 32, और यहां 16 × 4 भागे 2, तो 2 धन 32 धन 64 बटे 2। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो गया 98/2 49। तो क्या होगा बेटा? H2SO4 का 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक बराबर कितना हो जाएगा? 49 ग्राम। क्या हो गया? 49 ग्राम। तीसरा जरा देखो बेटा, ये है H3PO4 का तुल्यांकी भार। इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? H3PO4 का अणुभार बटे जो है ये क्या होगी? क्षारकता।
तो यहाँ देखिए 3 गुणे यच धन पी धन ओ गुणे 4 और बटे क्या है 3। तो यहाँ देखो 3 गुणे 1 फास्फोरस का होता है 31 और यहाँ 16 गुणे 4 यहाँ कितना होगा 3। अब आप जरा देखो ये आ गया 3 धन 31 धन 64 कितना 64 बटे 3। तो ये भी कितना हो जाएगा 98। अजरा 3 से काटो 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 और यहाँ 3 छक ये हो जाएगा। तो इसको जो है आप 7 कर लीजिए। तो 32.67 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा 3 छक 18 3 छक 18 अनलिमिटेड डेसिमल जाएगा तो इसका निकटतम मान लेंगे इसको 7 कर लेंगे। तो क्या हो गया H3PO4 का 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होगा 32.67 ग्राम। ये बेटा अगर इतना ग्राम घुला है 1 लीटर विलियन में तो फास्फोरिक अम्ल का नॉर्मल विलियन होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का 49 ग्राम घुला है 1 लीटर में तो सल्फ्यूरिक अम्ल का नॉर्मल विलियन होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 36.5 ग्राम घुला है 1 लीटर में तो HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नॉर्मल विलियन कहलाएगा। राइट। तो ये रहा क्या अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इस वीडियो में हमारी आपकी चर्चा हुई नॉर्मलता पर और अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने पर। और जो बचे हुए अम्ल हैं उनका आप लोग कैलकुलेट करेंगे। और अगर मान लो कोई कठिन लगेगा तो आप उसको कमेंट करेंगे तो उसका मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। अगर वीडियो आपको बेटा अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो लाइक करिए शेयर करिए और दोस्तों मित्रों को सब्सक्राइब करिए बताइए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का बड़ा फायदा होता है कि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। क्लियर। चलिए फिर ऐसे ही मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।